Hello friends, this is Rajat Khandelwal from 4D Education Hub. In this video, I am going to discuss with you how can you crack the prelims of banking exams easily. ठीक है, आप सभी को पता होगा जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं, बीट IBPS, SBI, RBI, RRB, सब में प्रीलिम्स एंड मेंस दो एग्जाम्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं प्रीलिम्स का क्या होता है एग्जाम पैटर्न। आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट्स टाइम होता है आप लोग के पास इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। मैथ्स और LR दोनों में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं एंड यू गेट 20 मिनट्स in each of these sections. So total 1 hour 100 questions, right? Seems difficult, but देखते हैं कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा इस वीडियो में मैंने शुरू में ये नहीं कहा कि हाउ कैन यू स्कोर 80 प्लस मार्क्स और 85 प्लस मार्क्स इन प्रीलिम्स, बिकॉज मार्क्स कितने स्कोर करना है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ पेपर पे। तो कभी भी आपको एक प्री माइंडसेट लेके नहीं जाना है एग्जाम में कि मुझे 85 ही स्कोर करना है या 90 ही स्कोर करना है। कभी कभी 60 50 प्लस में भी प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आए, राइट? Ideal attempts should be between 60 to 90 depending on the level of examination। जैसे RBI असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स बहुत इजी आता है जिसमें स्टूडेंट्स 95 97 भी स्कोर करके आते हैं, राइट? वहीं कभी कभी IBPS का प्रीलिम्स या SBI का प्रीलिम्स टफ आ जाता है जहां पे 65 70 एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, ठीक है? तो आइडियल अटेम्प्ट्स वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ पेपर, ठीक है? चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। कैसे आप अपना मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, एक चीज आपको पहले समझना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ स्टडी करके पढ़ाई करके बहुत सारे मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करके क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 चीजें चेक की जाती है, एक आपका एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और दूसरा आपका एटीट्यूड मतलब कि आप कैसे एग्जाम को अप्रोच करते हो, कितने स्मार्टली आप पेपर्स को अप्रोच करते हो, कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस छोड़ रहे हो। ये सारी चीजें, आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है? तो उसी पे पहले बात करते हैं हम लोग। क्रैकिंग any competitive exam is 50% aptitude and 50% your attitude, ठीक है? अब कैसे क्या क्या चीजें आप कर सकते हो एग्जाम देने से पहले अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, देखो, बट दीज आर वेरी इफेक्टिव थिंग्स जो मुझे हेल्प की हैं। मेरे जब आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, जो चीजें मुझे हेल्प की है वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट इज लिसनिंग टू एनी मोटिवेशनल वीडियो सॉन्ग। मतलब आप कोई भी अच्छा मोटिवेशनल वीडियो या सॉन्ग सुन के अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका थोड़ा सा माइंड एक उस डायरेक्शन में थोड़ा सा मोटिवेटेड आप रहते हो, पेपर को अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप 2% भी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो बहुत बड़ी चीज है। 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बना पा रहे हो, राइट? ठीक है? कभी भी स्ट्रेस लेके, देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि अरे सर मेरे ये 2 टॉपिक छूट गया है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा। तो ऐसे स्ट्रेस, अनड्यू स्ट्रेस में अपने आप को नहीं डालना है, ठीक है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? जैसे मैंने पहले कहा, आइडियल अटेम्प्ट्स के बारे में नहीं सोचना है कि आइडियल अटेम्प्ट्स 80 होना चाहिए। कभी कभी पेपर टफ आ जाता है, बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, 80 कैसे अटेम्प्ट करूंगा, और बाद में पता चलता है कि उस एग्जाम का कट ऑफ 50 गया, राइट? तो आइडियल अटेम्प्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। मॉक टेस्ट आप देते हैं, मॉक टेस्ट के जैसे ही ट्रीट कीजिए किसी भी एग्जाम को, जस्ट एक अनदर मॉक टेस्ट के जैसे ट्रीट कीजिए। इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर, राइट? So this is what I was talking about attitude, कि एग्जाम देने का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है मैक्सिमाइज अपने स्कोर को करने के लिए, क्वेश्चन सिलेक्शन और रादर क्वेश्चन रिजेक्शन। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं ये बोलता हूं कि क्वेश्चन सिलेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन रिजेक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है,
तो कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बैंकिंग एग्जाम में बहुत कम, या मान के चलिए ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी स्टूडेंट 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है। आप मैक्सिमम 90-95 उससे ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आइडियली आप 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, मतलब 20-25 क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। तो 20-25 क्वेश्चन कैसे छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कितना कम टाइम आप उन क्वेश्चंस पे वेस्ट कर रहे हो जिनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो डोंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, लर्न आर्ट ऑफ स्कैनिंग। आपको स्कैनिंग सीखना है, फटाफट क्वेश्चन को देखो और आपको तुरंत वहां पे डिसीजन लेना है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज तब फास्ट होगी जब आप इसको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, ऑलराइट। तो क्वेश्चन सिलेक्शन या क्वेश्चन रिजेक्शन, इसका आर्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आएगा, कैसे आप इस चीज में मास्टरी हासिल करोगे, अगर आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है, ठीक है। सो आई वुड से रादर देन स्टडिंग 100% सिलेबस विथ 60% एफिशिएंसी, यू शुड रीड 60% सिलेबस विथ 100% एफिशिएंसी। मतलब इस माइंडसेट पे मत रहो कि मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, एक एक चैप्टर पढ़ना है, नहीं। वो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में वो चीजें काम आती थी या वैसा हम सोचते थे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप 60% सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे होगा वो आगे चल के मैं जब सेक्शन वाइज डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन आपको ये पता हो। इससे हेल्प कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, एक टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, वो मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। तो एग्जाम में अगर मुझे पीएनसी का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं देखते साथ समझ जाऊंगा अरे यार ये टॉपिक तो मुझे नहीं पता है, तो ये मुझे छोड़ना है, मतलब मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, राइट। कई बार ऐसा होता है जिन लोग पूरा सिलेबस करते हैं उन लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर करके देखते हैं और फिर आधा अटेम्प्ट करेंगे, फिर आधे में जाके पता चलेगा अरे यार ये तो मुझसे बन ही नहीं रहा है, फिर छोड़ देंगे। तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। उससे बेहतर है कि आपको पता हो कि मैंने 60% सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ा है, उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो मुझसे बनेगा, बाकी का मैं छोड़ूंगा। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर मुझे नहीं आता है तो एग्जाम में मैं उसको टच ही नहीं करूंगा, तो एटलीस्ट उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी वर्क हेल्प करेगी आपको। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई बुलाती है मगर जाने का नहीं क्वेश्चन। व्हाट डज दिस मीन? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में जो बने ही इसलिए होते हैं कि वो आप उसमें फंसो, उसमें टाइम वेस्ट करो, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे रीजनिंग में मान लो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो इजी माना जाता है, जनरली उसके क्वेश्चन सब लोग बनाते हैं एग्जाम में। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग में सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन आया है जिसमें बहुत ऊटपटांग सा कोडिंग यूज किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको आधा घंटा भी सोचो तो भी नहीं बना पाओ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट उसको सोचना स्टार्ट करते हैं और फिर ये सोचते हैं अरे यार कोडिंग डिकोडिंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं, ये सोच के वो 5 मिनट वेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में बिना रियलाइज किए, राइट। तो आपको वहां पे आपको एक डिसीजन लेना आना चाहिए। आप 20 सेकेंड्स सोचो उस क्वेश्चन के बारे में, जो आपको लॉजिक पता है उसको अप्लाई करके देखो, नहीं हो रहा है तो आप तुरंत उसको स्किप करो, राइट। तो फंसना नहीं है। वैसे ही मैथ्स में नंबर सीरीज हो सकता है देखने से बहुत इजी लगे, अरे यार ये तो डिफरेंस से बनना चाहिए, बट हो सकता है कि कुछ और कॉन्सेप्ट हो, इजी नहीं हो, आप उसमें फंस जाओ, 3-4 मिनट वेस्ट कर दो, नहीं बने। तो ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, जो इजी लगते हैं बट हो सकता है उसमें डिफिकल्टी हो या आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस को स्किप करना है तुरंत, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मॉक टेस्ट दे के सीखनी है। सो व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको रेगुलरली करनी है प्रिपरेशन के दौरान। गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो आप, मतलब आई टेल माई स्टूडेंट्स कि आप डेली एक मॉक टेस्ट दो, उसको मान के चलो प्रिपरेशन का पार्ट है वो। ऐसा नहीं सोचना कि पूरा प्रिपरेशन खत्म होगा जब तब टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। पहले दिन, प्रिपरेशन के पहले दिन से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट भी दो, सेक्शनल टेस्ट भी दो, मिक्स करके दो। और एटलीस्ट 2 डिफरेंट टेस्ट सीरीज का टेस्ट दो, मतलब किसी एक ही पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को परचेज करके आप उसी के टेस्ट दोगे ना तो उसमें वेराइटीज आपको मिलेंगी नहीं ज्यादा, ठीक है।
क्योंकि जनरली एक टेस्ट सीरीज में एक ही वैरायटी के या एक ही डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा वैरायटी मिलने के लिए आप 2 अलग अलग टेस्ट सीरीज परचेज करो और उसके टेस्ट आप अपीयर करो। देन एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। ठीक है, बहुत लोग टेस्ट दे देते हैं फिर छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। आप एनालाइज करो कि आपने कहाँ मिस्टेक्स की हैं, क्या आपने कितने क्वेश्चंस में आपने सिली मिस्टेक की है, कितने नेगेटिव हो रहे हैं आप नेगेटिव। इसमें आपको बेसिकली क्या क्या चीजें देखना है, देखो एक्यूरेसी देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, टाइम वेस्टेड ऑन रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया और उसमें आपने कितना टाइम वेस्ट किया, या जिन क्वेश्चंस को आपने गलत किया उसमें आपने कितना टाइम वेस्ट किया, तो आपको समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन सही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो मॉक टेस्ट को। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था, क्या पैटर्न था। आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो, उससे पहले एसबीआई हुआ है तो आप एसबीआई का पेपर देखो। जनरली आईबीपीएस ही बॉडी है जो कंडक्ट करवा रहा है, तो सेम टाइप के क्वेश्चंस या सेम वैरायटी आ सकती है। प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग हर सेक्शन के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं। जैसे क्वांट सेक्शन है, तो क्वांट सेक्शन में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 100% सिलेबस करना जरूरी नहीं है। तो क्या क्या चीजें आपको कैसे करना है थोड़ा सा समझते हैं। क्वांट्स में अगर आप पेपर एनालाइज करोगे तो देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के। इसमें कुछ नहीं है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। फंडास हैं बहुत सारे, डिजिटल रूट्स का फंडा है, परसेंटेज कैलकुलेशंस के कुछ फंडास हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेट करना फटाफट आना चाहिए, राइट। तो इसमें आप कैलकुलेशन में अगर आप 1000-1500 क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप आपका स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, तो ये भी आपको करना जरूरी है। ऐसे टॉपिक्स को मत छोड़ो जिसमें वेटेज ज्यादा है और जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस तो सिंपल जो रूट्स हैं उनके साइन देख के ही सॉल्व हो जाते हैं, प्लस माइनस वाले फंडे से। तो ऐसे हर टॉपिक में कुछ फंडास हैं। आप लोग जब टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे तो वो सारे फंडास क्लियर करो अपने, तो बहुत सारे क्वेश्चंस फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सीरीज एक टॉपिक है, इसके भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो नंबर सीरीज पे आपको फोकस करना है। और ये सब बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। आप 500 क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस करो, अपने आप आपका स्पीड इंप्रूव होगा। एंड देन अरिथमेटिक के कोई भी 5 या 6 चैप्टर आप चूज करो। ठीक है, अपने मर्जी से, टाइम एंड वर्क, टीएचडी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसी, जो आपको अच्छा लगता है वो 5 चैप्टर आप चूज करो और 5 to 6 चैप्टर्स आप बस अच्छे से करो, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें आपका कितना प्रिपरेशन हो रहा है। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 5 कभी कभी क्वाड्रेटिक आता है, कभी नहीं भी आता है। क्वाड्रेटिक की जगह डीआई भी आप ले सकते हो, डेटा इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक, या डीआई लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। डीआई भी 5 क्वेश्चंस आता है, डीआई में भी कोई ज्यादा चीजें नहीं है। तो 10 + 5 15 + 5 20। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 15 क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब बेसिकली आप सोचो 20 to 25 क्वेश्चंस तो आपके यहीं पे हो गए। बचे 5-6 चैप्टर्स आप जो करोगे उसके 5 क्वेश्चन, तो आराम से आप 25 to 30 क्वेश्चंस क्वांट्स में अटेम्प्ट करोगे। 20 मिनट आपके पास टाइम होता है, 20 मिनट में आप 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज आपको क्वांट्स में हेल्प करेगी। ये इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देन कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पजल्स हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पजल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पजल्स तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। ठीक है, अराउंड 3 to 4 पजल्स आते हैं, 15 to 20 क्वेश्चंस तो इसी के आ जाते हैं। तो पजल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, बेसिकली आपको कंडीशंस पढ़ना है और 3-4 पॉसिबिलिटीज बनाते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाएगा। देन अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो एकदम लड्डू, मतलब ये ऐसा है कि पढ़ो और सॉल्व करो, लेफ्ट राइट बस काउंटिंग करना है और सॉल्व करना है, राइट। तो ये एक टॉपिक है जो आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। देन सिलोजिज्म इनइक्वालिटी। अब सिलोजिज्म इनइक्वालिटी
देखिए थोड़ा सा एकदम श्योर शॉट नहीं है कि प्रीलिम्स में ये आएगा ही कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है 3 to 5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सॉल्व करने लायक होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद फिर मिसलेनियस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, इन सब के मिला के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसा अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, रीजनिंग में वैसे देखो आराम से 30+ अटेम्प्ट किया जा सकता है, 30+ अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स और हैं जो मैंने अभी इसमें नहीं लिखे हैं, बट वो टॉपिक्स भी आपको करने हैं। कुछ टॉपिक्स मेंस में काम आते हैं, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये जनरली मेंस में आते हैं, इसलिए मैंने अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाया, इसलिए वो टॉपिक्स के बारे में इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन डेटा सफिशिएंसी, अगेन डेटा सफिशिएंसी कभी प्रीलिम्स में कभी मेंस में आता है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चंस इसके आते हैं, 5 में से जरूरी नहीं है पांचों के पांचों करने, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन भी आप करोगे तो सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स करके क्वेश्चन सिलेक्शन करना होता है, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट अराउंड 30 और 30+ मार्क्स। देन लास्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश बेसिकली 3 चीज़ों पे बेस्ड है, एक होता है रीडिंग, दूसरा होता है ग्रामर एंड तीसरा होता है वोकैब, ये 3 चीज़ें ही हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रेटेजी अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। किसी का रीडिंग बहुत शार्प है, रीडिंग बहुत फास्ट है, तो उन लोग आरसीज पहले सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। किसी को रीडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है बट ग्रामर में कॉन्फिडेंस है, तो आप फिलअप्स, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, वो कैप की चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो आपको ये कॉल एग्जाम में लेना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो इंग्लिश के, खासकर इंग्लिश में ना सेक्शनल टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। सेक्शनल टेस्ट आप दो, जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे उतना अच्छा है, ठीक है। उससे आपको एक समझ में आएगा कि आपका रीडिंग स्ट्रांग है या ग्रामर स्ट्रांग है। अल्टीमेटली सब चीज़ों पे वर्क करना है। रीडिंग, इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स, जो चीज़ें आपको मिल रही है वो रीड करो, ठीक है। तो रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। आइडियल स्पीड शुड बी 250 to 300 या 200 to 250 है स्टार्टिंग में। चलिए 200 to 250 वर्ड्स आपको रीड करना आना चाहिए पर मिनट, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा स्टॉप वॉच के साथ आप रीड करना स्टार्ट करो, कितना वक्त लग रहा है आपको। तो इस तरीके से अगर आप अपना रीडिंग स्पीड इंप्रूव करोगे ना, तो आरसीज वगैरह आप अराउंड 3 to 4 मिनट्स में सॉल्व कर पाओगे एक आरसी को, क्योंकि जनरली किसी भी आरसी में 300 to 400 वर्ड्स रहते हैं, मैक्सिमम 500 वर्ड्स। तो उसको आरसी को पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है ताकि आप आरसीज, पैराजम्बल्स, ये सब कर पाओ। ग्रामर के रूल्स आप अच्छे से करो। ग्रामर के रूल्स को अगर आप अच्छे से करोगे, हर जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, हर चैप्टर के रूल्स एंड उस पर बेस्ड अराउंड 20, 25, 30 क्वेश्चंस आप करो, तो आपको एरर डिटेक्शन वगैरह फिलअप्स में ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी। एंड देन वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्लोज टेस्ट, फिलअप्स में, तो वोकैबलरी भी बिल्ड करना है जिससे आप ये क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली इंग्लिश में आपको सेक्शनल टेस्ट दे दे के अपनी स्ट्रेंथ पता करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, रीडिंग है, ग्रामर है, वोकैब है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंग्लिश का पेपर अप्रोच करना है, ठीक है। तो दैट इज इट गाइस, प्रीलिम्स को लेके ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको आई थिंक हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ आपको और डाउट्स है किसी एरिया में, कुछ और हेल्प आप मुझसे चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उस चीज़ को लेके भी मैं वीडियो बताऊंगा एंड आई विल आंसर योर डाउट्स। ऑलराइट, आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, ठीक है। चलिए, सी यू गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।